जब भी हम किसी टेक्स्ट एडिटर में कोई कोड या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें लगता है कि कोड लिखना है, उसके बाद उसको कंपाइल करना है और एग्जीक्यूशन कर देना है, हमारा काम ख़त्म। क्या सच में ऐसे ही होता है? तो आंसर है नहीं। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए 5 स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर 5 स्टेप्स दिखाई देंगे। पहला है एडिटिंग, दूसरा है कंपाइलिंग, तीसरा है लिंकिंग लाइब्रेरी, चौथा है लोडिंग और पांचवा है एग्जीक्यूशन। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप्स के ऊपर जोर दिया जाता है, एडिटिंग के ऊपर, कंपाइलिंग के ऊपर और एग्जीक्यूशन के ऊपर। जबकि ये नहीं बताया जाता कि किसी लाइब्रेरी को लिंक कैसे करना है या फिर प्रोग्राम को लोड कैसे करना है। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो या फिर जब आप वाइवा देने के लिए बैठते हो तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि लिंकिंग लाइब्रेरी क्या होता है, या फिर ये बताइए कि एक प्रोग्राम को लोड कैसे किया जाता है। तो फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि करना क्या है। हम सोचते हैं कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं था, या फिर ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स कहाँ से आ गया। जबकि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इन 5 स्टेप्स को बहुत ही डिटेल में जाके समझने वाले हैं कि ये काम कैसे करते हैं। अब ये 5 स्टेप्स जितने भी मैंने देखे हैं, अब इनको मेरे को एक ही जगह पे लिखना है। एक ही जगह पे लिखने से क्या मतलब है कि हम कोड तो टेक्स्ट एडिटर में भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट एडिटर जैसे कि फॉर एग्जांपल नोटपैड ले लेते हैं। नोटपैड इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाता। जैसे नोटपैड के अंदर आप सपोज़ करो सिंटैक्स एरर कुछ डाल देते हो, जैसे सेमीकोलन लगाना भूल गए आप, उसमें वो आपकी हेल्प नहीं करता, टेक्स्ट एडिटर आपको बता के नहीं देता। तो इन 5 स्टेप्स को हम एक जगह लिखेंगे, एक सॉफ्टवेयर के अंदर लिखेंगे। अब उस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे एक चीज़ लिखी हुई है आईडी। आईडी क्या चीज़ होती है मेरी? आईडी मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मेरी क्या हेल्प करता है, 5 की 5 चीज़ें हैं, 5 के 5 स्टेप्स है, वो आप एक ही जगह पे परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वही आपका आउटपुट होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कभी रिलायंस स्मार्ट या बिग बाज़ार गए होंगे, अब आपको घर का सामान भी चाहिए, आपको सब्जियाँ भी चाहिए, आपको कपड़े भी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है ना, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मैं एक ही जगह पे जाऊँ, मैं रिलायंस स्मार्ट में चला जाऊँ या मैं बिग बाज़ार में चला जाऊँ, तो मेरे को सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए, मेरे को इधर उधर भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो इसी तरीके से जो डेवलपर होता है, जो कोड को लिखता है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाता है, उसको भी क्या चाहिए? उसको भी चाहिए कि यार मैं ना ऐसे भागूँ ना इधर उधर, ठीक है, कि मैं एक चीज़ को, एक फंक्शनैलिटी को, या फिर मैं एक स्टेप को किसी एक जगह पे लिख रहा हूँ, दूसरे स्टेप को किसी दूसरी जगह पे लिख रहा हूँ, वो भी नहीं चाहता ये चीज़ें। जैसे हम नहीं चाहते ना बिग बाज़ार और रिलायंस स्मार्ट के केस में, ऐसे वो भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आईडी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब आईडी एक टेक्स्ट एडिटर से कैसे अलग है, वो हमारी कैसे हेल्प करती है। अब ये तो पता चल गया कि ये 5 स्टेप्स को मैं आईडी के अंदर लिख सकता हूँ, लेकिन वो टेक्स्ट एडिटर से कैसे अलग है, नोटपैड से कैसे अलग है वो। तो मेरे पास कुछ आईडीज़ के नाम है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में मैं आपको बताऊंगा कुछ आईडीज़ के नाम। सबसे पहले समझते हैं कि आईडी का मतलब क्या होता है। जैसे आई है, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि ये 5 के 5 जो स्टेप्स है ना, वो मैंने एक ही जगह पे लिख दिए या एक ही जगह पे परफॉर्म कर दिए। तो उसका क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेट कर दिया मैंने 5 स्टेप को एक जगह पे। अगली चीज़ क्या है, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हम किस चीज़ का कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन का कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होगी, डेवलपमेंट हो गई। और ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब हो गया इन्वायरमेंट। तो आईडी जो होती है, जो आईडी सॉफ्टवेयर मेरा होता है, वो मेरे को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जहाँ पे इनमें 5 के 5 स्टेप को परफॉर्म कर सकूँ। जैसे इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे लाइब्रेरी होता है, तो लाइब्रेरी के इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अगर आपका मन नहीं भी कर रहा, आप जाके वहाँ बैठो, आप खुद से पढ़ने लगोगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वहाँ का इन्वायरमेंट ही इस तरीके का होता है, वहाँ पे सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है मेरे को पढ़ना चाहिए। तो अब आईडी के अंदर कोई भी आईडी अगर हम उठा ले तो उसको इस तरीके से बनाया गया है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके का है कि आप 5 के 5 स्टेप को ईजिली वहाँ पे परफॉर्म कर लो और आईडी खुद आपकी हेल्प करेगी। जैसे कुछ आईडीज़ मैं आपको बता देता हूँ।
कॉलेजेस के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो आपने टर्बो C++ यूज़ करी होगी, जो कि एक ऑफलाइन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, डेव C++ होता है, डेव CPP होता है, इस चीज़ का भी यूज़ किया होगा। इसके अलावा एक्लिप्स एक IDE होती है, एक्लिप्स के अलावा विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE होता है। अगर मैं मैक सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे एक्स कोड आ जाता है, जिसके अंदर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो। अगर मैं ऑनलाइन IDEs की बात करूँ तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है रेपलेट, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कभी यूज़ करके देखना उसको। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इन IDEs को इंस्टॉल किया जाता है, मैं आपको रेपलेट पे भी काम करके दिखाऊंगा। तो अब जो पहला स्टेप है वो क्या है, हमारा एडिटिंग का। अब एडिटिंग में हमने समझ लिया कि एडिटिंग में हमें सिंपल क्या करना है कि कोड को लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है C++ लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस प्रोग्राम में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली वीडियोस में हम एक एक स्टेप देखेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे कि ये वाली चीज़ अगर मैंने हैश लगाया है तो क्यों लगाया है, इंक्लूड लिखा है तो क्यों लगाया है, IO स्ट्रीम लिखा है तो क्यों लगाया है। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये समझ लो कि ये कोड लिखा हुआ है, बस इतना। अब जो ये कोड लिखा हुआ है ये मेरा किस लैंग्वेज में है, C++ लैंग्वेज में है। तो मैंने क्या करा, मैंने कोई एक IDE ली, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने क्या लिया, विजुअल स्टूडियो कोड ले लिया, VS कोड ले लिया। तो VS कोड को मैं क्या करूँगा, VS कोड को मैंने ओपन किया, VS कोड के अंदर मैंने प्रोग्राम लिखना चालू किया। अब मैंने ये पूरा का पूरा लिख दिया, ये मैंने कोड लिखा C++ लैंग्वेज के अंदर। अभी क्या कर रहा है, सम करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जब मैंने कोड लिख लिया तो इसके बाद मेरे को क्या करना है, सेकंड स्टेप देखो क्या है, कंपाइलिंग है। कंपाइल जब मैं करता हूँ तो मेरे को पता है ये जो फाइल मेरे पास है इसको सोर्स कोड बोलते हैं। कंपाइल करते टाइम ये जो सोर्स कोड होता है वो चेंज हो जाता है मशीन कोड में, है ना। जितने भी फंक्शन होते हैं इनके इक्विवेलेंट मशीन कोड वाले फंक्शन जनरेट हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम सेव करेंगे इसको। तो ये जो मेरी फाइल है sum.cpp वाली, उसको सबसे पहले मैं कहाँ सेव करूँगा, उसको हार्ड डिस्क के अंदर सेव करूँगा। अब हार्ड डिस्क में आपको दिखा देता हूँ फिर से, हार्ड डिस्क आपकी इस तरीके की दिखाई देती है। इस हार्ड डिस्क के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को जैसे सेव कर लेता हूँ तो sum.cpp वाली जो फाइल है वो कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है ना। ये चीज़ हमने पहले भी देखी हुई थी, हम फिर दोबारा से देख रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sum.cpp वाली फाइल है जिसको हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया। इतना काम हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब पहला स्टेप क्या था कि मैंने कोई कोड लिखा है, कोड लिखने के बाद मेरे को क्या करना है कि सेव कर दिया। अब सेव कहाँ पे करा है, हार्ड डिस्क में करा है। अब सेकंड चीज़ है कंपाइलिंग। जब कंपाइलिंग करेंगे तो मेरे को पता है कि मशीन कोड में चीज़ें कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो मेरा पूरा का पूरा सोर्स कोड लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कोड किस में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। और जब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो एक अलग फाइल जनरेट होती है जिसको .exe वाली फाइल बोलते हैं विंडोज़ के केस में। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो एक और फाइल मेरी जनरेट होगी जो क्या होगी, sum.exe के नाम से होगी। अब यहाँ पे जितनी भी लाइनें मेरी लिखी हुई हैं, जैसे मेरा एक फंक्शन लिखा हुआ है सम वाला, उसके बाद मेरा यहाँ पे एक फंक्शन है मेन वाला, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सम वाले फंक्शन का मशीन कोड आएगा मेरे पास। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे मेन वाला फंक्शन लिखा हुआ है तो मेन वाले फंक्शन का मशीन कोड होगा। अब मशीन कोड का क्या मतलब होता है, मशीन कोड का मतलब होता है कि बाइनरी कोड, 0-1 वाला कोड। और मेरे कंप्यूटर को, मेरी CPU को क्या चीज़ें समझ आती है, 0-1 वाली चीज़ें समझ आती है। तो दूसरा स्टेप भी हमने क्या करा, कंप्लीट करा। अब दूसरा स्टेप जब मैंने इसको कंपाइल करा तो यहाँ पे मेरे को पता है कि हार्ड डिस्क के अंदर एक फाइल तो मेरी पहले से पड़ी थी sum.cpp, जो मैंने सेव करी थी, सोर्स कोड जो सेव करा था। अब ये जो सोर्स कोड है वो हमें समझ आ रहा है, वो कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा। अब कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल और जनरेट करनी पड़ेगी, कंपाइल करना पड़ेगा। जब कंपाइल करेंगे तो क्या होगा कि sum.exe वाली फ़ाइल जनरेट होगी। अब ये sum.exe वाली फ़ाइल भी कहाँ पे स्टोर होगी, मेरी हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होगी। हार्ड डिस्क मैंने आपको दिखा दी है कि किस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, sum.exe वाली फाइल मेरी जनरेट हो गई, ठीक है। अब मेरा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप मेरा है लिंकिंग लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है, आप पहली लाइन यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये जो पहली लाइन होती है ना, हैश इंक्लूड करके जो हम लिखते हैं,
इस वाली चीज़ को बोला जाता है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे हम फ़िल्टर लगाते हैं ना, तो उन फिल्टर में प्रीसेट्स होते हैं पहले से कि कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू पहले से सेट है, सैचुरेशन पहले से सेट है। तो हमें क्या करना होता है, हमारी फ़ोटो वहाँ पे डाल के कोई भी एक फ़िल्टर अप्लाई कर दो। तो आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कि कॉन्ट्रास्ट को मेरे को इतना रखना है या सैचुरेशन को मेरे को इतना रखना है। कलर कोडिंग जो आप करते हो आपको वो हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टाग्राम ने आपको करके दे दिया। इसी तरीके से लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, क्लासेस होती है, फंक्शंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से आपको करके दे दी। जैसे यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है, सी आउट क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये सी आउट हो गया। अब ये सी आउट क्या करता है कि मेरा जो भी आउटपुट होगा उसको मेरे मॉनिटर पे दिखाएगा, यही करता है। अब मॉनिटर पे कैसे दिखाएगा वो हमें तो नहीं पता कैसे दिखाएगा, लेकिन सी आउट ऑब्जेक्ट के अंदर जिन्होंने C++ लैंग्वेज को बनाया उन्होंने इस तरीके के कनेक्शन करे, उन्होंने इस तरीके का कोड लिखा। उन्होंने क्या बोला कि आपको सिर्फ क्या करना है, सी आउट लिख देना है, आपको बाकी की चीज़ें नहीं लिखनी। जैसे ये वाली एक फंक्शनैलिटी है, सम वाली फंक्शनैलिटी है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रिमोट है, मेरे को पता है कि अगर मैं प्लस वाला बटन यहाँ से दबाऊंगा तो एक फंक्शनैलिटी होगी, एक फंक्शन परफॉर्म होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। या फिर मैं क्या करूँगा, अगर मैं माइनस वाले को दबाऊंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी। यही पता है कि रिमोट के अंदर हर एक चीज़ के लिए एक फंक्शनैलिटी दी गई है कि मैं यहाँ से इस रेड वाले बटन को दबाऊंगा तो क्या होगा कि मेरा जो टीवी है या फिर मेरा जो एसी है या XYZ कोई भी चीज़ होगी वो बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम कोड में भी क्या करने की कोशिश करते हैं, हम जैसे सम वाली चीज़ लिख रहे हैं, सम वाला फंक्शन लिख रहे हैं, तो इस फंक्शनैलिटी के अंदर हम किसी भी दो चीज़ को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो किसने लिखी, ये तो मैंने अपने हाथों से लिखी है, लेकिन सी आउट वाली चीज़ जो मेरे को मेरा आउटपुट मॉनिटर पे दिखाएगी, ये वाली चीज़ तो मैंने नहीं लिखी, ये किसने लिखी है, ये तो जिन्होंने बनाई है लाइब्रेरी के अंदर पहले से हमें दे दी। जैसे इंस्टाग्राम के अंदर हमें पहले से फ़िल्टर दे दिए, है ना, तो ये वाली चीज़ हमें दे दी गई है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इतना लिखना है सी आउट, और सी आउट लिखते ही क्या होगा, मॉनिटर पे हमें आउटपुट दिखा देगा। तो जो मेरा तीसरा स्टेप है ना वो होता है लिंकिंग लाइब्रेरी। अब लिंकिंग लाइब्रेरी में हमें सिर्फ इतना करना होता है कि यहाँ पे लाइब्रेरी को ऐड कर देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मैथ एक लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर मैथ के अंदर मेरे को कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, जैसे मैक्सिमम का एक फंक्शन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मेरे को पता करना है कि मैक्सिमम कितना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 और 3, इतना करना है मेरे को बस। अब ये जो मैक्स वाला फंक्शन है ना, ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये किसी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, मैथ नाम की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो मेरे को इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने सी आउट को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा सी आउट लिखा हुआ है, अगर इसको यूज़ करना है तो मेरे को ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। इसको हम बाद में समझेंगे कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में क्या क्या क्लासेज होती हैं, या फिर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अभी के लिए हमें क्या समझना है, अभी के लिए हमें सिंपल इतना समझना है कि लाइब्रेरी को ऐड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैथ वाली लाइब्रेरी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैथ वाली लाइब्रेरी के लिए मैं यहाँ पे सेम चीज़ लिखूँगा हैश, और यहाँ पे लिखूँगा इंक्लूड, और उसके बाद क्योंकि मेरे को मैथ की लाइब्रेरी करनी है तो यहाँ पे लिख दूँगा मैथ। इतना करना है बस मेरे को। इतना करने के बाद मैथ वाली लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, वो सारे के सारे फंक्शंस का, क्लासेस, ऑब्जेक्ट का मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आपने कॉलेजेस या स्कूल में लाइब्रेरी देखी होगी, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती है ना। अब अगर आप लाइब्रेरी का एक्सेस है आपके पास, अगर वहाँ के स्टूडेंट हो, तो आप किसी भी बुक को यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इशू करा सकते हो। तो इसी तरीके से क्या है कि अगर मैं मैथ वाली लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लूँ तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितनी भी क्लासेस है, मैं सब का यूज़ कर सकता हूँ। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया हमारा, लिंकिंग लाइब्रेरी वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक के ये तीनों स्टेप को काउंट किया जाता है डेवलपमेंट में। अब डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन दो चीज़ें होती है ना, तो यहाँ तक तो क्या हो गया कि मेरा प्रोग्राम डेवलप हो गया, ठीक है। जितना मेरे को लिखना था वो सारी चीज़ें मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद 4th नंबर का जो मेरे पास स्टेप है, या 5th नंबर का जो स्टेप है लोडिंग और एग्जीक्यूशन वाला, वो क्या चीज़ है, यहाँ पे इसको डाला जाता है एग्जीक्यूशन की कैटेगरी में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो 3 स्टेप हमें अच्छे से समझ आ गए कि एडिटिंग क्या होती है, कंपाइलिंग क्या होती है, लिंकिंग लाइब्रेरी क्या होती है। अब हमें क्या करना है, अब 4th चीज़ आती है लोडिंग।
लोडिंग से पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि यहाँ पे ये जो 3 सेक्शंस बने हुए हैं और यहाँ पे CPU है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि CPU मेरा ये हो गया, ठीक है। CPU क्या करता है, CPU जो भी मेरा कोड लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है 0 1, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है, पढ़ता है कि उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली जो मेमोरी है इसको बोला जाता है रैम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैम, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि रैम दिखती कैसी है। तो रैम मैंने पहले भी आपको समझाया था कि रैम क्या होता है, प्लेग्राउंड की तरह होता है। जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर रन करना होता है या फिर आपको कोई ऐप रन करना होता है तो हमें क्या आना पड़ता है, उस प्लेग्राउंड में आना पड़ता है ना। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं या हम हॉकी खेलते हैं तो क्या होता है, हमें हॉकी खेलने के लिए हॉकी के ग्राउंड में जाना पड़ेगा ना, या फिर हमें क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट के ग्राउंड में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मेरे को कोई भी सॉफ्टवेयर रन करना है या कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है तो मेरे को कहाँ पर आना पड़ेगा, मेरे को रैम के अंदर आना पड़ेगा। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो जो मेरी रैम होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे हार्ड डिस्क की अगर बात करूं मैं, हार्ड डिस्क आपको जनरली क्या दिखाई देता है कि ड्राइव होती है, 3 CDE ड्राइव होती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर लेवल पे डिवाइड की होती है। इसी तरीके से जो मेरा रैम होती है ना, रैम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरी रैम है इसको सॉफ्टवेयर लेवल पे लॉजिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है, कोड सेक्शन है, दूसरा क्या है, स्टैक है, तीसरा क्या है, हीप है। ये मैंने इंटरचेंजेबली लिखे हुए हैं, हीप नीचे होता है, स्टैक ऊपर होता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि स्टैक यहाँ पे और कोड सेक्शन यहाँ पे। तो अब क्या होगा, 4th वाले स्टेप में क्या होगा, लोडिंग होगी। लोडिंग किसकी होगी, जो ये मेरा मशीन कोड लिखा हुआ है ना sum.exe वाला, ठीक है, ये मशीन कोड मेरा रैम के अंदर जाके लोड होगा, क्योंकि अब मेरे को इसको चलाना है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कोड, कोई भी एप्लीकेशन चलानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको रैम के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो ये जो sum.exe वाली फाइल है, sum.cpp वाली फाइल को लेके नहीं आ रहे, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज वाला कोड है, सोर्स कोड है जो कि हमको समझ आता है। अब ये कंप्यूटर को समझ थोड़ी आता है, तो कंप्यूटर को जो समझ आती है वो चीज़ लेके जानी पड़ेगी ना। तो कंप्यूटर को क्या समझ आता है, sum.exe समझ आता है, तो ये वाली चीज़ हम लेके जाएंगे उस तक, और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, लोडिंग बोला जाता है। अब ये चीज़ भी याद रखने वाली है कि हमारे पास 3 सेक्शन है, तो 3 में से किस सेक्शन में ये जाएगा, sum.exe वाली चीज़। ये sum.exe वाली चीज़ हमारी जाएगी कोड सेक्शन में, तो यहाँ पे कोड सेक्शन के अंदर जाके ये लोड होगी। अब जैसे लिंकिंग लाइब्रेरी में एक चीज़ और थी कि जब आपने लाइब्रेरी को लिंक किया तो लाइब्रेरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट थे ना, ये फंक्शंस थे, उनका भी एक मशीन कोड होगा। जैसे यहाँ पे सी आउट था, तो यहाँ पे मेन तक तो हमें समझ आया कि जो चीज़ें हमने लिखी थी वो हो गई, लेकिन यहाँ पे जैसे सी आउट है तो सी आउट का भी जो मशीन कोड होगा वो भी यहाँ पे लिखा होगा। या फिर जैसे एक चीज़ होती है इनपुट लेने के लिए सीन होता है, तो सीन का जो मशीन कोड होगा वो भी लिखा होगा। तो इसी sum.exe वाली फाइल में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। मेरे सम वाले फंक्शन का मशीन कोड होगा, मेरे मेन वाले फंक्शन का मशीन कोड होगा, सी आउट, क्योंकि मैंने अब क्या करा है, मैंने लाइब्रेरी को लिंक कर दिया, ठीक है। या फिर जैसे मैथ वाली चीज़ है, मैथ वाली में मैंने क्या यूज़ करा है, मैक्सिमम फाइंड करने की कोशिश की है, 2 और 3 में क्या मैक्सिमम होगा, तो मेरे को आउटपुट में 3 मिल जाएगा, है ना। तो ये जो मैक्स वाली चीज़ है, अगर मैं इसको इसी प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देता तो क्या होता, यहाँ पे मैथ वाले फंक्शन का जो मशीन कोड होता वो भी मेरे को इस फाइल के अंदर डालना पड़ता, इस फाइल के अंदर ऑलरेडी वो डल जाता, ठीक है। तो ये 3 स्टेप समझ आ गए। अब जो sum.exe वाली फाइल है, मैंने क्या करा, 4th स्टेप में उसको यहाँ पे लोड कर दिया कोड सेक्शन के अंदर। तो ये जितना भी कोड हमें दिख रहा है sum.exe वाला, सम वाला लिखा हुआ है, मेन वाला लिखा हुआ है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कोड सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले क्या चीज़ लिखी हुई है, जैसे सम वाली चीज़ लिखी हुई है, तो सम वाली चीज़ क्या आ गई, यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या है, मेन वाली चीज़ है, मेन वाली चीज़ आ गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। और उसके बाद क्या है, सी आउट में जो भी मशीन कोड लिखा हुआ है वो आ गया। उसके बाद सीन में जो चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पे आ गई। तो कोड सेक्शन में क्या हुआ, सारी की सारी चीज़ें मेरी आ गई। उसके बाद अगले और लास्ट स्टेप जो हमारा है उस पे चलते हैं, एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि एग्जीक्यूशन का मतलब है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना चीज़ों को। वहाँ पे रोल किसका आता है, वहाँ पे रोल आता है इसका CPU का। अब ये CPU आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये CPU क्या करेगा, जो 0 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है पूरा का पूरा मशीन कोड, उसको लाइन बाय लाइन ये क्या करेगा, रीड करना चालू करेगा। और हमें पता है कहाँ से रीड करना चालू करता है, मेन से चालू करता है। तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा,
मेन वाला जो मशीन कोड लिखा होगा वहाँ पे जाएगा, मेन वाले कोड को रन करेगा, उसको पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद यहाँ से जैसे कॉल हो रहा है, सम वाले फंक्शन को कॉल हो रहा है। अब ये कॉलिंग क्या होती है ये आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अब सिर्फ इतना समझना है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी है तो यहाँ कॉल करना कहते हैं, और इसकी जो भी डेफिनेशन मेरी लिखी होगी, जैसे यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है सम वाली, तो ये यहाँ पे चला जाएगा जंप होके। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले मेन पे गया, मेन पे जाने के बाद क्या हुआ, उसको सम मिला, सम पे जंप करके चला गया। उसके बाद सी आउट सी इन, इस तरीके से पूरे के पूरे मशीन कोड को ये क्या कराता है, सीपीयू लाइन बाय लाइन रीड करता है। अब जो ये स्टैक वाली मेमोरी है या हीप वाली मेमोरी है, इसका क्या रोल आता है। देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने पिछली जब वीडियोज़ करी थी तो हमने दो चीज़ें समझी थी कि एक इंस्ट्रक्शन होता है और एक डेटा होता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं ये दो चीज़ें होती है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी है, इंट सम वाली चीज़ लिखी है, या फिर इससे बेटर ये वाली चीज़ समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है s = a + b। इस इंस्ट्रक्शन का, इस निर्देश का क्या मतलब है कि a के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे कि 10 पड़ा हुआ है, b के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 5 पड़ी हुई है, मेरे को क्या करके दे दो, इनका प्लस करके दे दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। तो ये होने के बाद इसकी जो भी वैल्यू आएगी 15 वो किस में जाके स्टोर हो जाएगी, वो s में जाके स्टोर हो जाएगी, जो कि मेरा एक वेरिएबल है। तो ये तो इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ हो गई। स्टैक के अंदर हमारा क्या होता है कि जो मेरे वेरिएबल्स होते हैं ना, इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे डेटा की बात कर रहा हूँ। अब जो मेरा डेटा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है a, जिसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है 10, एक वेरिएबल लिया है b, जिसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है 5, और एक वेरिएबल लिया है ऐड। तो स्टैक वाली जो मेमोरी है ना, उसके अंदर इन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, पहला मैंने a लिया है, दूसरा मैंने b लिया है और तीसरा मैंने ऐड लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, a नाम का एक वेरिएबल होगा और a नाम के वेरिएबल को क्या होगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा कि जो मेरा b नाम का वेरिएबल होगा उसको क्या हो जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और तीसरा क्या होगा, ऐड नाम का जो वेरिएबल होगा उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी। अब फ़र्क पता चल रहा है कि कोड सेक्शन के अंदर क्या हुआ, जो मेरा मशीन कोड है वो मेरा जाके लोड हो गया। उसके बाद कोड वाला सेक्शन जो मेरा है वो ये वाला काम करता है। उसके बाद जो स्टैक वाला सेक्शन है, रैम के अंदर ही जो स्टैक वाला सेक्शन है वो क्या काम करता है, उसका काम होता है कि जो भी वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मेमोरी एलोकेट कराना। अब मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, जैसे इंटीजर हमें पता है कि 4 बाइट एलोकेट होती है। तो यहाँ पे मेरे 3 वेरिएबल है, एक इंटीजर a है, एक इंटीजर b है और एक इंटीजर ऐड है। तो यहाँ पे 4 कितनी बाइट एलोकेट होगी, 12 बाइट एलोकेट होगी। तो a नाम का जो वेरिएबल है उसको कितनी बाइट एलोकेट हुई, 4 बाइट एलोकेट हुई। इसी तरीके से b नाम के वेरिएबल को 4 बाइट एलोकेट हुई। इसी तरीके से ऐड नाम के वेरिएबल को 4 बाइट एलोकेट हुई। अब तीसरा जो सेक्शन आता है मेमोरी के अंदर वो होता है हीप। अब ये क्या होता है, डायनेमिकली अगर मेरे को रियल टाइम पे कोई भी मेमोरी एलोकेट करानी है तो मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ करूँगा। हीप और स्टैक के अंदर बस इतना सा डिफरेंस है। स्टैक के अंदर मेरे को कंपाइल जब हम करते हैं तो हमें पता होता है कि कितनी मेमोरी मेरे को चाहिए, ठीक है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता रन टाइम पे। लेकिन हीप के अंदर क्या होता है, हीप वाली मेमोरी के अंदर मैं रियल टाइम पे चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। मेमोरी का जो एलोकेशन है, उसका साइज़ है, उसको चेंज कर सकता हूँ। तो हीप और स्टैक में भी हमें चीज़ें समझ आई और कोड सेक्शन में भी हमें समझ आई कि ये जो 3 सेक्शन रैम के अंदर होते हैं ये क्या क्या काम करते हैं। और जब मेरा लाइन बाय लाइन चीज़ें रन हो जाती हैं, मेमोरी एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके अंदर कोई भी एरर नहीं मिलती, तो अब मेरे को क्या होता है मेरे को आउटपुट मिल जाता है अपने प्रोग्राम का। जैसे यहाँ पे क्या है कि मेरे को सम कराना था और सम कराने के बाद मेरे को क्या मिला, आउटपुट मिल गया कि 10 + 5 कितना हो गया। तो सी आउट जो ये वाली चीज़ लिखी हुई है ये क्या करेगी, ये ऐड वेरिएबल के अंदर जो भी पड़ा होगा उसको मेरे को दिखा देगा। तो ऐड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 15 पड़ा हुआ है। तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मेरे को आउटपुट मिल जाएगा 15। तो ये पांचों के पांचों स्टेप्स इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पहले क्या है, एडिटिंग है। एडिटिंग में हम क्या करते हैं कि ये सिंपल जो हमने लिखा है कोड किसी भी लैंग्वेज में, सोर्स कोड, इसको हम लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड स्टेप होता है कंपाइल करना, कि जब ये सोर्स कोड लिखा है जो कि हमें समझ आ रहा है लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा, अब कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में। और मशीन कोड में कन्वर्ट कौन करता है,
कंपाइलर करता है तो कंपाइलर ने क्या करा, मशीन कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तीसरी चीज़ क्या होती है, लिंकिंग लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर हर एक चीज़ को लिखने लगेंगे तो कोड की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए बनी बनाई कुछ चीज़ें मिल जाती है कि मेरे को मॉनिटर पे कुछ चीज़ दिखानी है तो सी आउट का यूज़ कर लूँ, मेरे को कीबोर्ड से कोई इनपुट लेनी है तो सीन का यूज़ कर लूँ। तो वो बनी बनाई चीज़ों को लिखने के लिए कंपाइलर को बताना तो पड़ेगा ना कि मैं किस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे सी आउट या सीन ये किस लाइब्रेरी से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर हैश इंक्लूड लगा के लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए। अब ये लिंकिंग लाइब्रेरी वाली चीज़ हो गई। उसके बाद क्या होता है, लोडिंग होता है। लोडिंग का क्या मतलब होता है कि जो भी मेरा मशीन कोड है, जो भी मेरा एग्जीक्यूटेबल कोड है, अब वो कहाँ पे आएगा, वो हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे आएगा, रैम के अंदर आएगा। और रैम के अंदर किस वाले सेक्शन में आएगा, कोड सेक्शन में आएगा। कोड सेक्शन में आने के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। और एग्जीक्यूशन में किसका रोल आ जाता है, सीपीयू का रोल आ जाता है, इसका छोटे से सीपीयू का रोल आ जाता है, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है। तो इस सीपीयू क्या कराता है, ये लाइन बाय लाइन रन कराता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहले मेन वाले के अंदर देखा कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद सम वाले के अंदर, और फिर सी आउट को समझा। अच्छा, सी आउट का ये मतलब है कि मॉनिटर पे प्रिंट करके देनी है, सीन का ये मतलब है कि मेरे को कीबोर्ड से इनपुट लेनी है। तो ये सारी चीज़ें करता है। जब एग्जीक्यूशन हो जाती है तो अब वो वाला काम होता है कि अब हमारा काम ख़त्म। वो 3 स्टेप में हमारा काम नहीं ख़त्म होता, 5 स्टेप में हमारा काम ख़त्म होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये 5 स्टेप किस तरीके से काम करते हैं। अब अगर आपके वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो, या फिर आपके इंटरव्यू में पूछा जाए लिंकिंग लाइब्रेरी क्या होता है, लोडिंग कैसे होती है, तो आपको पता होगा कि रैम के अंदर चीज़ें किस तरीके से जा रही है, हार्ड डिस्क के अंदर किस तरीके से चीज़ें आ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरीके का और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।